क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं हिस्ट्री के 5th चैप्टर का सेकंड और लास्ट वीडियो। इस वीडियो के साथ हमारा हिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है पढ़ने का जुनून, दूसरा 19वीं सदी, तीसरा भारत का मुद्रण संसार और चौथा है प्रिंट और प्रतिबंध। तो पिछले कल के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से प्रिंट कल्चर जो है वो चाइना, जापान और कोरिया में आया, यूरोप में गया। उसके बाद आज हम जानेंगे कि भारत में ये प्रिंट कल्चर कौन लेके आया और कब लेके आया, और औपनिवेशिक काल में इस प्रिंट कल्चर पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगे, किस प्रकार को कंट्रोल किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और भारतीयों के इसके बारे में क्या विचार रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेकंड और लास्ट वीडियो हिस्ट्री के 5th चैप्टर का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है पढ़ने का जुनून, द रीडिंग मेनिया। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को अब किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए तरह तरह का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और लोक गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या 1 पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीदकर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था। अब ये बिब्लियोथेक ब्लू क्या था? सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें, इन्हें बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिन्हें इतिहास कहा जाता था। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स यूज हुए हैं। पहला है पंचांग। पंचांग क्या होता है? चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन जो है वो पंचांग कहलाता है। आल्मनेक, an annual publication giving astronomical data, information about the movements of the sun and moon, timing of full tides and eclipse, and much else that was of importance in the everyday life of people. Next है चैप बुक। इसे गुटका भी कहा जाता है। पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। इन्हें बड़े आराम से हम पॉकेट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते थे। पॉकेट साइज की ये बुक्स होती थी, इन्हें चैप बुक कहा जाता था। A term used to describe pocket-sized books that was sold by traveling peddlers called chapmen. This became popular from the time of the 16th century print revolution. 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रहे। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जेan-जैक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगी और पढ़ी जाने लगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिए की इस कही हुई पंक्ति के द्वारा। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाएंगी। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिए ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।
निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। मूलतः 3 तरह के तर्क इसमें देखने लायक हैं। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखक ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए, मतलब कि अंधविश्वासों से दूर रहकर उसे लॉजिकली थिंकिंग पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट नंबर 2 है, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचर होता है व्यंग्य चित्र, में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। पहले तो पुरुष लोग ही किताबें पढ़ते थे, उसमें व्यस्त रहते थे, लेकिन अब एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों के लिए ये बच्चे जो थे वो पाठक वर्ग के रूप में कैसे तैयार हुए। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट है महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक बन गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। उनके नाम जो लेखिकाएं अग्रणी थी उनके नाम थे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। मतलब कि पहले महिलाएं सिर्फ ये जो किताबें थी उन्हें सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अब लिखने का लेखन का कार्य भी आरंभ कर दिया था। तो अब वो सिर्फ पाठिका ना रहकर लेखिका भी बन चुकी थी। अब मजदूरों के लिए ये किताबें कैसे कारगर साबित हुई उसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्माभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नई तकनीकी परिष्कार, फर्दर इनोवेशंस। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई के काम बड़ी तेजी से होने लगे। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे।
19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों का धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। भारत का मुद्रण संसार, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें जो सबसे पहले हम जिस पे चर्चा करेंगे वो सब टॉपिक है मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी और इसके साथ साथ वो काफी महंगी भी होती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से लिए गए ये कुछ पेज हैं। इस पे आप देख रहे हैं कि छपाई जो है वो एक ही तरफ की गई है और बीच में छेद डालकर उसको धागे से पिरोकर इन जो ये पेज हैं इनको सहेज कर रखा गया है। और ये जो पेज होते थे जैसे ताड़ पत्तों के होते थे या भोजपत्र पे लिखे जाते थे, तो ये बहुत ही नाजुक होते थे और इनके नष्ट होने का डर बना रहता था। नेक्स्ट टॉपिक है छपाई भारत आई। प्रिंट कम्स टू इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। हालांकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टन हिकी ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। और ये जो पेज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भारत की पहली पत्रिका का पेज है, पहले न्यूज़पेपर का ये पेज है और हफ्ते में एक बार ये पत्रिका छपती थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग और प्रतिबंध, प्रिंट एंड सेंसरशिप। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। मतलब ऐसे अखबार जो सिर्फ ब्रिटिश शासन को प्रोत्साहन देते हो, उनका गुणगान करते हो, उनको उन्होंने प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकॉले ने पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया और क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते गए, बढ़ते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ और जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने
अपने केसरी में ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके द्वारा निकाला जाने वाला ये न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी। तो इसमें उन्होंने उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पे उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। ये उस समय के केसरी के अखबार की एक प्रति है और ये हैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों, इसी वीडियो के साथ हमारा जो हिस्ट्री का 5th चैप्टर है वो खत्म हो जाता है और हिस्ट्री के इस 5th चैप्टर के साथ हमारा सोशल साइंस का सिलेबस भी खत्म हो जाता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड बाय।